So, in this video of interpretation of statutes, we are going to deal with a new concept, which is strict interpretation of taxing और फिस्कल स्टैट्यूट्स। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीनल स्टैट्यूट से डील किया था। हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जिसे हम लिटरल इंटरप्रिटेशन या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन या जिसे हम प्लेन मीनिंग रूल भी जानते हैं, तो इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को हमने डिटेल में समझा है अपने इनिशियल वीडियोस में। जब हमने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को कवर किया, हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी जो मेजर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है अंडर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, इन सभी रूल्स को हमने डिटेल में समझा है। अगर आपको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझना है तो आप मेरे उन प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए या आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, राइट। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, व्हाई देयर इज नीड ऑफ strict interpretation, in taxing statutes, और एट लास्ट हम कुछ लीडिंग केस लॉज को भी देखेंगे। हमने स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स को ऑलरेडी कवर कर रखा है और अब तक हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अराउंड 80% सिलेबस को कवर कर लिया है। और ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली फ्रेम होते रहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में इन टॉपिक्स के अलावा आपको अदर टॉपिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टैक्सिंग स्टैट्यूट्स क्या होते हैं। हम दो कॉन्टेक्स्ट में या दो कैटेगरीज में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया है। एक पीनल स्टैट्यूट्स में और दूसरा टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स क्या है? तो ऐसे स्टैट्यूट्स जो अपने आप में कंपल्सरी इंपोजिशन ऑफ टैक्स को होल्ड करते हैं। A statute or an act which makes compulsory imposition of tax. टैक्स क्या है? इट इज बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये क्या है? इट इज मॉनेटरी बर्डन विच इज imposed by the authority upon a person, राइट। और जो टैक्स पेयर है उसे हम कहते हैं एसएसई, ASSESSEE,
SAC means taxpayer. A person upon whom burden to pay tax is being imposed by authorities. अब यहां पर क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें उतना ही पढ़ना है जितना पढ़ के हमारा काम चल जाए, तो यहां पर हम टैक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को पढ़ रहे हैं। तो यहां हम ब्रीफ में समझेंगे क्या होते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, फिर हम समझेंगे कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, और एट द एंड हम कुछ केस लॉज देखेंगे। राइट, तो आप सभी अवेयर होंगे टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को लेकर के, ऐसे स्टैट्यूट्स, ऐसे एक्ट्स जहां क्या होता है, कंपल्सरी इंपोजिशन ऑफ टैक्स होता है बाय द अथॉरिटीज, बाय द गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज टैक्स? इट इज ऑल अबाउट द बर्डन ऑफ, या burden in terms of monetary values which is required to be paid by a person upon whom the burden is being imposed by authorities. Right? Taxes are levied by exercising the sovereign power to raise revenue by the states. तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो वेलफेयर का काम करती है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? टैक्सेस के माध्यम से। टैक्सेस क्या हैं? टैक्सेस बेसिकली एक लार्ज सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। राइट, a taxing statute imposes financial burden upon the subjects and hence needs to be strictly construed as a tax not provided for by legislature, cannot be imposed by the courts by interpreting it in a vague and liberal manner. Again, doctrine of separation of power का concept यहां आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में हमने ये समझा कि जो डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों क्या करती हैं? इंडिपेंडेंटली और एक दूसरे के इंटरफेरेंस के बगैर वर्क करती हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना है। जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू मेक एनी लॉ, जुडिशरी केवल इंटरप्रिटेशन का काम करती है। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में क्या होता है? तो बेसिकली फाइनेंशियल बर्डन इंपोज किया जाता है अपॉन द पीपल। तो अगर किसी स्टैट्यूट में किसी प्रकार के टैक्स को इंपोज नहीं किया गया है, तो जुडिशरी उसी मैनर में इंटरप्रिटेशन का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह से जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी और खुद से टैक्स इंपोज कर देगी। राइट, courts have to interpret these statutes strictly as the SSC cannot be overburdened for taxes which are not there in language of statutes. तो यहां पर कोर्ट्स को स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन करना होता है, और अगर स्टैट्यूट में किसी प्रकार के टैक्स के इंपोजिशन की बात नहीं की गई है लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वहां किसी प्रकार का कोई टैक्स जुडिशरी बाय द वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन इंपोज नहीं कर सकती है। तो इसलिए if the language of statute is clear regarding
imposition of any tax। तो लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कंडीशन में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करेगी जुडिशरी, like penal statutes, right? The general rule is that a taxing statute should be construed strictly, that is, a person should not be taxed unless the words of statute unambiguously impose tax upon him, and the right and liability to tax should be strictly construed। तो वही बात है, अगर स्टैट्यूट में टैक्स की बात नहीं की गई है तो फिर किसी प्रकार से कोई टैक्स का इंटरप्रिटेशन जुडिशरी नहीं करेगी। इसलिए टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना होता है कोर्ट्स को, बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, राइट। इन केप ब्रांडी सिंडिकेट वर्सेस IRC एक केस है हमारे पास, केप ब्रांडी सिंडिकेट वर्सेस IRC। In this case, it was held that in a taxing statute, courts have to look into clear words of a statute। तो टैक्सिंग स्टैट्यूट में इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट्स को स्टैट्यूट में मेंशन वर्ड्स के क्लियर मीनिंग को ध्यान में रखना पड़ता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंटेंडमेंट और इम्प्लीकेशन। यहां पर यह चीज क्लियर है कि जुडिशरी खुद से किसी चीज को इंप्लाई नहीं करेगी, यूज नहीं करेगी। देयर इज नो इक्विटी अबाउट टैक्स एंड नो प्रिजम्पशन, और कोर्ट खुद से किसी प्रकार का एजम्पशन या प्रिजम्पशन नहीं करेगी। नथिंग इज टू बी रीड इन एंड नथिंग इज टू बी अप्लाइड। खुद से कोई चीज ना ही कोर्ट इंटरप्रेट करेगी ना ही इंप्लाई करेगी। वन हैज टू लुक फेयरली एट द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट, और कोर्ट्स को उन्हीं वर्ड्स के नेचुरल मीनिंग को कन्वे करना है जो वर्ड्स यूज किए गए हैं स्टैट्यूट में। ये कहा गया था कि ब्रांडी सिंडिकेट वर्सेस IRC, दिस इज अ केस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। इसमें क्या कहा गया? नो assumption, no presumption, one has to look fairly upon the words used in the statute या used in taxing statutes, right? आगे आप लिख सकते हो नथिंग इज टू बी रीड इन एंड नथिंग इज टू बी इम्प्लाइड, राइट। एक और केस है हमारे पास, इन AP बोर्ड फॉर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल वर्सेस AP रेयन्स लिमिटेड। इट वॉज हेल्ड दैट बीइंग फिस्कल इन नेचर, the statutes imposing liability for tax must be construed strictly, literally, reasonably and from common sense point of view। तो इस केस में केस लिख लो आप, AP बोर्ड फॉर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल versus AP board for water pollution control versus AP Rayons Limited। तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि क्योंकि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं वो फिस्कल नेचर के हैं, मॉनेटरी नेचर के हैं,
और ऐसे स्टैट्यूट्स में बेसिकली लाइबिलिटी इंपोज की जाती है अपॉन द पर्सन्स टू पे टैक्स। तो ऐसे स्टैट्यूट्स को स्ट्रिक्टली, लिटरली, रीजनेबली कॉन्स्ट्रू करना चाहिए by using common sense point of view, right? The subject is not to be taxed without clear words for that purpose। और जुडिशरी अपने तरफ से कोई इंप्लीकेशन नहीं कर सकती है, जैसा अभी हमने इस केस में समझा। अगर किसी प्रकार के टैक्स का इंपोजिशन लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं किया गया है तो जुडिशरी खुद से कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है, राइट? And also every act of parliament must be read according to its natural construction of words। तो जो भी वर्ड्स लेजिस्लेचर के द्वारा यूज किया गया है उन वर्ड्स के नेचुरल मीनिंग को डिराइव किया जाएगा, लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग को डिराइव किया जाएगा, राइट? एक और केस है हमारे पास, हर्षद मेहता वर्सेस कस्टोडियन। हर्षद मेहता वर्सेस कस्टोडियन। इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली इंपोजिशन ऑफ टैक्स को लेकर के 3 स्टेजेस बताए गए और इस केस में कहा गया while imposing any tax these 3 stages must be followed। पहला, declaration of liability of tax upon a person or property। So there must be declaration about the imposition of tax। और आप ये क्लियर करोगे कि वो टैक्स आप किसी पर्सन पर इंपोज कर रहे हो या किसी प्रॉपर्टी पर। दूसरा, असेसमेंट ऑफ टैक्स क्वांटिफाइंग द सम विच अ पर्सन लायबल हैज टू पे। कितना टैक्स आप इंपोज कर रहे हो और किस पर्सन को टैक्स पे करना है। इट मस्ट बी कंफर्म, मस्ट बी अनएम्बिग्युअस, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी डेफिनिट। तो असेसमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ टैक्स मस्ट बी कंफर्म्ड। तीसरा, इफ द पर्सन असेस्ड डज नॉट पे द मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू। और जिस भी पर्सन पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है उस पर्सन को हम इकोनॉमिक्स में एसएससी कहते हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा। तो जिस पर्सन पर आप टैक्स इंपोज कर रहे हो, इन केस दैट पर्सन फेल्स इन पेइंग द टैक्स, और वो किसी रीजन से टैक्स पे नहीं करता है, तो किस तरह से उससे उस टैक्स को रिकवर कराया जाएगा, दैट मेथड मस्ट बी फिक्स्ड ऑल्सो। उस मेथड को भी आपको बताना होगा। ये 3 स्टेजेस हैं व्हाइल इंपोजिंग एनी टैक्स which has been stated in हर्षद मेहता वर्सेस कस्टोडियन। तो अपने अब तक के डिस्कशन के बेसिस पर अगर हम अपने एंटायर डिस्कशन को सम अप करें तो क्या हम कुछ पॉइंट्स में, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम समझते हैं। पॉइंट 1, टैक्सिंग और फिस्कल स्टैट्यूट्स कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन। ये हमारे कुछ कंक्लूजन हैं अब तक के डिस्कशन के बेसिस पर। कंक्लूजन 1, जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं या फिस्कल स्टैट्यूट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन जुडिशरी एजम्पशन और प्रिजम्पशन के बेसिस पर नहीं कर सकता, यानी खुद से किसी प्रकार का एजम्पशन या प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा वो इंटरप्रेटिंग टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। दूसरा,
courts cannot import provisions in the statute so as to supply any deficiency. अगर कोई लूप होल्स है, कोई मिसचीफ है, कोई डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए कोर्ट्स खुद से किसी प्रोविजन को अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा कंक्लूजन, एसएससी must be clearly brought within the ambit of charging section by clear words used therein. जो टैक्स पेयर है उसे आपको क्लियरली बताना होगा कि आप टैक्स पे करने के एम्बिट में आते हो और आपको इतना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है और इसके फेलियर में ये मेथड ऑफ रिकवरी होगा। Fourth conclusion, the courts cannot imply anything which is not clearly expressed by the words of the statute. It means we have to follow a strict interpretation in cases of taxing statutes. We have to derive the natural or literal meaning of the words used in taxing statutes. तो ये था स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।